हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ वेक्टर एडुकेटर्स। दिस इज नीलम एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स. So without further ado, let's start our session. So, as per the direction, in the following questions, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. मतलब कि यहाँ पर अब ये जो तीन क्वेश्चंस होने वाले हैं, देखिए डायरेक्शन में 1 से लेके 3 दिया है, इसका मतलब 3 क्वेश्चंस है जो कि बेस्ड है आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे. एंड एग्जाम में भी ये जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का वेटेज होता है, ये 1 से 3 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. सो यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लेज टू मच स्ट्रेस ऑन बुकिश लर्निंग्स. मतलब कि ऐसा पर्सन जो बुकिश लर्निंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है, उस पर्सन को क्या कहते हैं. सो आपके पास यहाँ पर 1 मिनट का टाइम है डिसाइड करने के लिए कि इसका सही आंसर क्या होगा. देन हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स चेक गाइस. ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है किस पर, बुकिश लर्निंग. अब बुकिश लर्निंग मतलब क्या होता है कि जो भी उसने अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में पढ़ा हो या जो भी अपने एकेडमिक्स में पढ़ा हो, उसी चीज पर, जैसे कि कोई किताब उसने पढ़ी एंड उस किताब में कोई चीज लिखी हुई है, कोई रूल लिखा हुआ है, तो वो उसी चीज को मानता है कि नहीं, इस किताब में ये चीज लिखा है या मैंने एकेडमिक्स या मेरे कॉलेज के दौरान मैंने ये चीज पढ़ी है, तो ये ही सही है. उस पर्सन को क्या कहा जाता है. सो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पर परवर्ट. एंड परवर्ट का मतलब होता है करप्ट जिसे कहते हैं, या जिसे डिस्टॉर्ट भी हम कह सकते हैं, या सबवर्ट जिसे कहा जाता है. मतलब कि भ्रष्ट करना किसी चीज को या किसी चीज को बिगाड़ देना, ये वर्ब है. सो किसी चीज को बिगाड़ देना मतलब कि उसे डिस्टॉर्ट कर देना, उसका ओरिजिनल वो जो जैसी चीज है उसे बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर देना, बिगाड़ देना, या करप्ट कर देना, जिसे हम भ्रष्ट कर देना कहते हैं. सो ये होता है परवर्ट. सो ये तो हमारा सही आंसर नहीं होगा. सेकेंड वर्ड है पेडेंट. एंड पेडेंट का मतलब होता है रूढ़िवादी, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं रूढ़िवादी, या जिसे आप कह सकते हैं ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा टू मच स्ट्रेस डालता है बुकिश लर्निंग पर. मतलब कि सही जो आंसर होगा वो पेडेंट ही होगा, क्योंकि ऐसा पर्सन जो किताबों में जो पढ़ी हुई चीजें हैं उसी पर उसी चीजों को ज्यादा मानने वाला, जो उसने अपने एकेडमिक्स में पढ़ा हो, उसे हम यहाँ पर पेडेंट कहते हैं. सो ये सही आंसर होगा. फिलोसोफर, फिलोसोफर मतलब क्या होता है, वन हु प्रैक्टिसेस फिलोसॉफी, जिसने फिलोसॉफी की प्रैक्टिस की हो, पढ़ाई की हो, उसे हम फिलोसोफर कहते हैं. तो ये तो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा. स्कॉलर, स्कॉलर तो सभी को पता है. स्कॉलर कैस कौन होता है, कोई पर्टिकुलर ब्रांच में किसी पर्टिकुलर चीज से डील करने वाला, या पर्टिकुलर चीज में जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम कहते हैं स्कॉलर, है ना. ये जिसे हम एक्सपर्ट भी कह सकते हैं, आप स्कॉलर को एक्सपर्ट भी कह सकते हैं या प्रोफेसर भी कह सकते हैं, इसके सिनोनिम्स होंगे ये. तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये होगा पेडेंट. पेडेंट मतलब जो बुकिश लर्निंग को बहुत ज्यादा मानता हो, जो भी चीजें उसने पढ़ी हुई है या जो भी चीजें कहीं किसी किताब में लिखी हुई है, उस चीज पर ज्यादा फोकस करने वाला, उस चीज को मानने वाला, उसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पेडेंट कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. So let's check guys. Postponement or delay permitted in the suffering of a penalty or discharge of an obligation.
अब बोला जा रहा है पोस्टपोनमेंट, किसी चीज को पोस्टपोन कर देना या डिले करने, परमिटेड, ऐसा पोस्टपोनमेंट या ऐसा डिले जो परमिट किया गया इन दी सफरिंग। सफरिंग मतलब क्या होता है, कोई मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो एंड उस बीच में आपको कोई राहत मिल जाती है, आपको कोई ब्रेक मिल जाता है ना, ऑफ अ पेनाल्टी, कोई पेनाल्टी लगी है उसका, या डिस्चार्ज ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर ड्यूटी, कि कोई ड्यूटी, बहुत बड़ा काम, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आप कह सकते हैं, सो बहुत बड़ी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर सौंपी गई है ना, एंड उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको थोड़ा सा राहत मिल रही है, थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाता है, एक रेस्ट मिल जाता है, या उसे पोस्टपोन या थोड़ा डिले कर दिया जाता है, थोड़ा समय मिल जाता है आपको उस सफरिंग से, उस मुश्किल घड़ी से, या फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी से। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, या उस चीज को हम क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना था। सो फर्स्ट वर्ड है रेस्पाइट, एंड यस ये हमारा सही आंसर होगा, रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रेस्ट, या आप कह सकते हैं ब्रेक। एक आपको ब्रेक मिलता है, किससे, फ्रॉम समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट चीज थी, है ना, कोई डिफिकल्ट टाइम था, कोई डिफिकल्ट दौर था, उससे आपको एक राहत मिल जाती है, एक ब्रेक मिल जाता है। ये कोई अनप्लेजेंट चीज, अनप्लेजेंट मतलब जो अच्छी ना हो, जो हमारे लिए सही ना हो, जो काफी सैड हो या काफी टायरिंग हो, इस तरीके की, सो उससे अगर आपको कोई ब्रेक मिल जाता है, राहत मिल जाती है, उसे हम रेस्पाइट कहते हैं। एंड यस यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है एक कोन या जैसे आपने देखा होगा ना, टेम्पल या चर्च होता है, तो चर्च के ऊपर सबसे चर्च का जो स्ट्रक्चर या बिल्डिंग होता है, उसका जो टॉप पॉइंट होता है वो एक कोन शेप में होता है ना, या पिरामिड के शेप का होता है। सो वो कोनिकल या पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होता है टॉप ऑफ द चर्च के, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पायर, है ना। सो हम जिसे कह सकते हैं टॉप स्ट्रक्चर, यहाँ पर देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, टॉप स्ट्रक्चर ऑफ अ चर्च लिख देती हूँ, चर्च या टेम्पल कुछ भी हो सकता है। तो उसे हम कहते हैं, है ना, एक त्रिकोण टाइप का रहता है ऊपर, किसी भी मंदिर में, चर्च में, आप कहीं पर भी जाएंगे तो उस स्ट्रक्चर को, उस शेप को हम कहते हैं स्पायर। सो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड इज स्प्लर्ज, एंड स्प्लर्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट है, या इसका और एक वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। एक्स्ट्रावेगेंस, स्पेंड थ्रिफ्ट, जिसका मतलब होता है खर्चीला, बहुत खर्च करने वाला, मतलब जो पैसा बिल्कुल फ्रीली बहाता हो, बिल्कुल पैसा एकदम फ्रीली बिना टेंशन के खर्च करने वाला, बहुत खर्चीला इंसान होता है, पैसा खर्च करने वाला, उसे हम स्प्लर्ज कहते हैं। सो यहाँ तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ज, यानी जितने भी जो वर्ड्स हैं ना, स्प्लर्ज, स्कर्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कर्ज मतलब होता है बीट या थ्रैश, मतलब किसी की जोर से पिटाई करना, जम से पिटाई करना, उसे मारना, ये होता है स्कर्ज। तो सही जो आंसर होगा वो होगा रेस्पाइट। तो रेस्पाइट मतलब होता है किसी डिफिकल्ट टाइम से या कोई अनप्लेजेंट टाइम चल रहा है, उससे आपको कोई राहत मिल जाती है, उसे हम कहते हैं रेस्पाइट। ओके, जैसे यहाँ पर बोला था पोस्टपोनमेंट और डिले। अब डिले सफरिंग में कोई मुश्किल की घड़ी है, उसमें आपको वो चीज पोस्टपोन हो जाती है, डिले हो जाती है, तो आपको एक राहत ही मिलती है ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविएशन फ्रॉम राइट कोर्स। राइट कोर्स मतलब कोई सही चीज है, उससे आप डेविएट हो जाते हैं, उससे आप हट जाते हो, उससे भटक जाते हो, उसे क्या कहेंगे। सो देखिए आपके पास 1 मिनट का टाइम है यहाँ पर। सो लेट्स चेक। सो फर्स्ट वर्ड इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब क्या होता है, इमेजिन करना किसी चीज को, है ना।
जो रियल नहीं है, ये जिसे सोचना, तो ये तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। एमलगमेशन, एंड एमलगमेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंबाइन करना, कंबाइन, या जिसे हम कह सकते हैं यूनियन, मतलब यूनाइट हो जाना, एक हो जाना, या जिसे आप मिक्सचर भी कह सकते हैं यहाँ पर, मिक्सचर, और आप इसे कह सकते हैं यूनियन, मतलब यूनाइट होना, यूनियन तो लिख दिया, मर्जर, सॉरी मर्जर होगा, है ना। मर्ज होती है, दो कंपनीज मिलकर काम करती है, या यूनाइट होना, या मिक्स करना, या किसी चीज को कंबाइन करना, ये होता है एमलगमेशन। एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें बताना है डेविएट होना। डेविएट मतलब क्या होता है, डिपार्ट हो जाना, मतलब कि जो राइट कोर्स है, राइट कोर्स मतलब जो कोई सही चीज है ना, जो मॉरली बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल करेक्ट है, जो बहुत ऑनेस्ट है, उस चीज से डेविएट हो जाना, है ना, उस चीज से हट जाना, उस चीज से डिपार्ट हो जाना, उसे क्या कहेंगे। फिर एल्यूमिनेशन, एल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है, एल्यूमिनेट मतलब किसी चीज को चमका देना, या वहां पर लाइट अप कर देना, या लाइट हम जिसे कह सकते हैं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। एंड सही आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 ही होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुकी है। अब है एबरेशन, एंड एबरेशन का मतलब होता है डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, या जिसे हम कह सकते हैं जो यूजुअल है या एक्सपेक्टेड है, कि जो जैसा होना चाहिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ऐसी होनी चाहिए, या जो नॉर्मल है, उस नॉर्मल चीज से आप डिपार्ट कर देते हो, आप उस चीज को नहीं करते हो, उससे डेविएट हो जाते हो, उससे हट जाते हो, उसे हम यहाँ पर कहते हैं एबरेशन। तो जो सही आंसर होगा वो होगा एबरेशन। यहाँ पर मीनिंग भी लिख देते हैं, डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, कि जो नॉर्मल है उससे डिपार्ट कर देना, या जो यूजुअल है, या जो चीज एक्सपेक्टेड है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए एंड हम वो चीज ऐसे नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, तो उसे हम एबरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, सो करेक्ट जो चॉइस है ये ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन चेंज है, एंड डायरेक्शन में 1 एंड 2 मतलब कि 2 क्वेश्चन है। किस पर 2 क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर, मतलब एरर डिटेक्शन के यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एंड एग्जाम में आपको 1 से लेके 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। टीयर 1 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सो देखते हैं, एंड गाइस जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस को यहाँ इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब कि 3 पार्ट्स में ए बी सी, एंड ये जो पार्ट डी है ये नो एरर है। सो आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है, एंड अगर इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का एरर नहीं है, मतलब कि ये सेंटेंस अगर एरर फ्री है, देन आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। सो लेट्स चेक गाइस, द जनरल मैनेजर। अब देखिए जनरल मैनेजर, यहाँ पर ये नाउन है, सो आर्टिकल द का यूज किया गया है, बिल्कुल सही है। ऑफ द इंडस्ट्री, ऑफ प्रिपोजिशन है, एंड प्रिपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, तो देखिए इंडस्ट्री नाउन है, एंड नाउन के पहले ही हमेशा कोई भी जो आर्टिकल होते हैं, ए कहे या एन कहे या आर्टिकल द कहो आप, सभी नाउन के पहले ही यूज किए जाते हैं, एंड प्रिपोजिशन के बाद इमीडिएटली नाउन आता है। सो देखिए, ऑफ द इंडस्ट्री, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एंड ये जो फील वर्ड है, फील का थर्ड फॉर्म है फेल्ट, तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। दैट क्या, दैट देयर इज नो यूज, कोई भी यूज नहीं है, किसका, ऑफ डिस्कसिंग। ऑफ के बाद, ऑफ अगेन प्रिपोजिशन है, एंड प्रिपोजिशन के बाद नाउन आता है, तो देखिए इसे, ये भी नाउन फॉर्म ही है, वर्ब की नाउन फॉर्म होती है, मतलब कि डिस्कस जो वर्ड है ये तो वर्ब होता है, लेकिन इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं जेरंड।
जो कि सब्जेक्ट की तरह काम करता है या जिसे हम नाउन भी कहते हैं। सो ऑफ डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, अब बोला जा रहा है कि जनरल मैनेजर इंडस्ट्री हैज फेल्ट, उन्होंने फील किया है दैट कि यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है अगर हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में विद द लेबरर्स, कि लेबरर से हम इस चीज को डिस्कस भी करें तो इसका कोई रिजल्ट मिलने नहीं वाला है ना, कोई यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर बात करें डिस्कस, एंड डिस्कस का मतलब क्या होता है, टॉक अबाउट समथिंग ही होता है, कि किसी चीज के बारे में अगर आप बात करते हो उसे ही करना मतलब कहते हैं हम, है ना। जैसे वे कहते हैं वी डिस्कस्ड दी टॉपिक, कहेंगे आप ऐसा कहोगे क्या, वी डिस्कस्ड अबाउट दी टॉपिक, अगर आप कहेंगे वी डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक, तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि डिस्कस मतलब ही होता है किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में बात करना। यहाँ पर ये जो अबाउट है इसकी, इस प्रपोजिशन की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना है इस डिस्कस के बाद ये अबाउट वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, मतलब यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो एरर जो है ये सी पार्ट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इंक्वायर्ड फ्रॉम द स्ट्रेंजर हु वॉज ही एंड what he wanted from her। so देखिए यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, so let's check guys। she inquired from the stranger, stranger से उसने इंक्वायरी की। so देखिए she आया, इंक्वायर्ड के साथ from preposition आया, ये बिल्कुल सही है। किसी स्ट्रेंजर से मतलब पूछताछ करना, इसे इंक्वायर्ड फ्रॉम कहते हैं। सो यहाँ बिल्कुल सही है, स्ट्रेंजर नाउन है, आर्टिकल द का यूज इस स्ट्रेंजर के लिए, एंड शी सब्जेक्ट है। सो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। हु वॉज ही, कि वो कौन है, एंड वॉट ही वॉन्टेड फ्रॉम हर। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि उसने, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, सपोज ऐसा कंसिडर कीजिए कि मैं आपको किसी गर्ल के बारे में बता रही हूँ, कि वो जो गर्ल है ना या मेरी फ्रेंड है ना, उस फ्रेंड ने, मेरी जो फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड ने किसी स्ट्रेंजर से ये पूछा था कि वो कौन है। अब देखिए हु वॉज ही, अब ये हु वॉज ही कब यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तब। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ क्या, नहीं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो मेरी फ्रेंड है ना, ये शी ने स्ट्रेंजर, एक जो स्ट्रेंजर था जो हमें रास्ते में दिखा था, उससे पूछा था कि वो कौन है ना। तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मेरी फ्रेंड ने किसी एक पर्सन से पूछा था, उसका नाम पूछा था या वो कौन है पूछा था, तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सो यहाँ पर जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा कि हु आर यू, तब आप ये क्वेश्चन फॉर्म, मतलब कि ये जो इंटरोगेटिव फॉर्म है, इसे आप यूज करते हैं, क्योंकि ये जी देखिए जैसे यहाँ पर हु वॉज ही, सो वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एंड यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है, एंड हेल्पिंग वर्ब पहले आता है एंड देन सब्जेक्ट आता है, तो मतलब इसे हम इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं। एंड इन्वर्जन फॉर्म कब यूज किया जाता है, अभी मैंने कहा आपको क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तब मैंने यहाँ पर देखिए अगेन आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यू ही शी आई वी मैं तुम वो जो भी है, एंड ये वॉज आर इज एम आर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब कि वर्ब पहले आता है एंड देन सब्जेक्ट आता है, इसे इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं। एंड इन्वर्जन फॉर्म क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। एंड यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो लड़की थी ना, उस लड़की ने एक स्ट्रेंजर को पूछा था कि वो स्ट्रेंजर कौन है, एंड वॉट ही वॉन्टेड फ्रॉम हर, एंड उसे क्या चाहिए। देखिए वॉट आया है, लेकिन यहाँ पर ही सब्जेक्ट है एंड देन यहाँ पर वर्ब आया है, क्योंकि नॉर्मल कि उसने उससे पूछा था कि आपको क्या चाहिए, एंड उस आप कौन है, एंड उससे उसे क्या चाहिए। तो मैं ये चीज आपको बता रही हूँ, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ किसी से, तब इंट्रोगेटिव मतलब कि पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मल जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें पहले सब्जेक्ट यूज किया जाता है एंड देन वर्ब का यूज किया जाता है। सो यहाँ पर बताया जा रहा है, ओके, पूछा नहीं जा रहा है।
So error is in part B here. Next question guys. अब डायरेक्शन चेंज है, 1 से 3 मतलब 3 क्वेश्चंस है. In each of the questions 4 alternatives are given for the idiom and phrase. Yes, idioms and phrases के ये क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ पर 1 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये सारे इडियम्स पूछे गए हैं. आई थिंक ये क्वेश्चन 2016 या 17 का है. सो चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज. सो यहाँ पर आपको बताना है कि पुट 2 and 2 टुगेदर, इसका सही आंसर क्या होगा. आपके पास 4 ऑप्शन है. सो देखिए गाइस 1 मिनट का टाइम है आपके पास. सो लेट्स चेक गाइस. सो आपको बताना था इसका सही आंसर, मतलब कि पुट 2 and 2 टुगेदर का आंसर. सो बैड एट मैथमेटिक्स, जो कि मैथमेटिक्स में बिल्कुल गलत है क्योंकि 2 और 2 को वो पुट नहीं कर पाता. ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत हो जाएगा. देन पुअर फाइनेंशियल कंडीशन, की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, पैसे की बहुत कमी है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा. रीजन लॉजिकली, यस, ये सही इसका आंसर होगा. फॉरगेट समथिंग, किसी चीज को भूलना, नहीं. तो यहाँ पर पुट 2 and 2 टुगेदर का मतलब होता है रीजन लॉजिकली. मतलब लॉजिकली आप किसी चीज का रीजन देते हो, उसे हम कहते हैं यहाँ पर पुट 2 and 2 टुगेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्स टू ग्राइंड. लेट्स चेक. एन एक्स टू ग्राइंड. अब यहाँ पर बताना है एन एक्स टू ग्राइंड का मीनिंग. फर्स्ट है अटैक एग्रेसिवली, काफी गुस्से में, एग्रेसिव हुआ आप काफी गुस्से में और अटैक कर देना, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा. सफर अलॉट, बहुत ज्यादा सफर करना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होना, नहीं. बिट्रे समबडी, किसी को बिट्रे कर देना, बर्बाद कर देना, ये भी नहीं होगा. हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट, यस, अगर आपका कोई प्राइवेट इंटेंशन है या आपका कोई प्राइवेट इंटरेस्ट है या सेल्फिश रीजन है किसी चीज को करने में, उसे हम कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड. ओके, किस कोई इंसान है जो सिर्फ उसका मतलब उसका वहां पर फायदा होने वाला है या उसका कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है, वो किसी टास्क को अकम्प्लिश करना चाहता है क्योंकि उसका कोई मतलब कि एक मकसद है जो जिससे उसी को प्रॉफिट होगा, बाकी किसी को नहीं हो रहा है, लेकिन उसका एक सेल्फिश मोटो है किसी चीज को करने में, उसे हम कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड. सो जो सही आंसर होगा वो हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. पिक टू पीसेस.
सो लेट्स चेक। पिक टू पीसेस मतलब किसी को आप पिक कर रहे हैं टू पीसेस में। सपोज किसी ने कोई काम किया एंड आपने उसे बिल्कुल पीसेस में बिखेर दिया कि आपने बोला कि नहीं आपने ये चीज सही नहीं लिखी, आपने ये रिपोर्ट में ये लिख दिया, आपने ये गलत कर दिया है। मतलब कि अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो और आप क्या कर रहे हो, सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड आप हायर पोस्ट में एंड आपके जूनियर ने सपोज कोई रिपोर्ट बनाई है, तो आप उसमें बहुत सारे फ्लॉज और बहुत सारी गलतियां नेगेटिव चीजें फाइंड कर रहे हैं कि नहीं आपने ये गलत कर दिया, आपने वो गलत कर दिया, एंड बहुत मतलब बहुत डीपली किसी चीज को एनालाइज करना एंड उसके फ्लॉज या गलतियां निकालना या उसे क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना उसके काम की, उसे हम कहते हैं पिक टू पीसेस। सो यहाँ पर एनालाइज क्रिटिकली सही आंसर होगा। स्टडी समथिंग कंप्लीटली तो नहीं होगा, कंप्लीट अ वर्क एंटायरली भी नहीं होगा, सेलेक्ट ओनली व्हाट यू नीड भी नहीं। सो एनालाइज क्रिटिकली मतलब किसी चीज को बहुत ही बारीकी से देखना, बारीकी से जज करना, छोटी छोटी गलतियां या मिस्टेक निकालना या क्रिटिसाइज करना, बुराई करना, उसे हम कहते हैं पिक टू पीसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है एंड आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। सो यहाँ पर ये सेंटेंस है, यहाँ पर ये ब्लैंक दिया गया है एंड इस ब्लैंक के अगेंस्ट आपके पास 4 वर्ड्स है। सो आपको बताना है इस ब्लैंक का सही आंसर क्या होगा। सो लेट्स चेक। हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज डैश। अब बोला जा रहा है कि ये जो ग्लास टेबल है ना, ग्लास का टेबल टेबल है एंड ये ग्लास का है मतलब कांच का बना हुआ है, तो इसे बहुत केयर से आपको उठाना है, बहुत केयरफुली उठाना है, सावधानी से। क्योंकि वो कैसा होगा, अब ये ग्लास से बना हुआ टेबल है तो ये कैसा हो जाएगा, काफी इजीली ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है टूट कर। सो इसे यहाँ पर चेक करते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है वोलेटाइल एंड वोलेटाइल आपको पता होगा, आपने सुना होगा कंप्यूटर में बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी एंड एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी मतलब क्या होता है, जिसमें डेटा इजीली कभी भी लॉस्ट हो सकता है ना। सो ऐसी कोई चीज या जिसे हम कह सकते हैं टू चेंज रैपिडली, जो रैपिडली जल्दी से चेंज हो जाता है ना, या कभी भी चेंज हो सकता है, उसे हम वोलेटाइल कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब होता है एबल टू बी डिफॉर्म, मतलब जिसे आप डिफॉर्म कर सकते हो। डिफॉर्म मतलब क्या होता है, डिफॉर्मेशन मतलब जिसे आप चेंज कर सकते हो, जिसका शेप चेंज कर सकते हो, या जो टेंसाइल होता है, ये जिसे आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबल। मतलब होता है ना कि कुछ जो मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, मतलब कि उन्हें आप एक वायर में स्ट्रेच कर सकते हो, एक वायर के शेप में ला सकते हो या दूसरे शेप में ला सकते हो, या जिसे चेंज कर सकते हो, जो फ्लेक्सिबल होता है ना, जो चेंजेबल होता है, उसे डक्टाइल कहते हैं। सो ये भी एरर यहाँ पर ये भी सॉरी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल एंड एक है फ्रेजाइल। अब फ्रूगल का मतलब यहाँ पर होता है जो काफी सेविंग होता है, जो जो बचत करवाने वाला होता है, हमारी बचत होती है, या जो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, काफी चीप है ना, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता, जो हमें सस्ता पड़ता है। इकोनॉमिकल इन यूज तो यूज करने में काफी सस्ता चीप होता है, या सेविंग होता है जो पैसे बचाता है। सो फ्रूगल मतलब ये होता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ग्लास टेबल की बात की जा रही है कि इसे काफी सावधानी से हैंडल कीजिए, बिकॉज ये कैसा है, बिकॉज ये फ्रेजाइल है। क्योंकि फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, इजीली ब्रोकन, ऐसी कोई चीज जो इजीली ब्रेक हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा घर में हम लोग जिस कंटेनर में, या सॉरी जो ग्लास के जार्स होते हैं, ग्लास होते हैं, ग्लासेस होते हैं, या चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। मतलब जो इजीली ब्रोक हो जाए, या इजीली अगर वो गिरे तो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है ना, बिखरने वाले को हम कहते हैं फ्रेजाइल। सो हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज फ्रेजाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो बोला जा रहा है वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस, जो होमलेस है मतलब जिन लोगों के पास घर नहीं है, एंड कैसे, जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो अपाहिज है, उनकी बात की जा रही है। तो वी मस्ट डैश हेल्प, हमें डैश क्या करनी चाहिए, हेल्प उन्हें करनी चाहिए। ऑब्वियसली यही सेंस बन रहा है कि हमें उन्हें हेल्प देनी चाहिए या उनकी हेल्प करनी चाहिए जिनके पास घर नहीं है या जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कॉन्ट्रीब्यूट, हेल्प को कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ये तो गलत हो जाएगा। एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को अप्लाई करना, है ना, या यूज में लाना हम जिसे कह सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं ब्रिंग इन टू प्ले। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देन डोनेट करना, डोनेशन तो आपको पता है, वी मस्ट डोनेट हेल्प, हेल्प को डोनेट नहीं, क्लोथ डोनेट किए जाते हैं, मनी डोनेट किया जाता है, लेकिन हेल्प के लिए ये डोनेट वर्ड बिल्कुल गलत है। रेंडर, यस, रेंडर का मतलब होता है टू गिव, कि हमें उन्हें हेल्प देनी चाहिए या हेल्प करनी चाहिए, या टू डिलीवर भी इसका मतलब होता है, डिलीवर मतलब कि देना, या गिव। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा रेंडर, कि वी मस्ट रेंडर हेल्प to the homeless and physically disabled person. Next question. The students went to their dash classes after the morning assembly. So let's check. The students went to their dash classes. अब classes यहाँ पर noun है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को। देखते हैं, फर्स्ट है रेस्पेक्टफुल। रेस्पेक्टफुल मतलब क्या होता है, फीलिंग और शोइंग रेस्पेक्ट, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है ना, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, फील और शोइंग, फीलिंग और शोइंग होगा। ओके, फील और शो नहीं, ये वर्ब नहीं है, फीलिंग और शोइंग। रेस्पेक्ट कह सकते हैं जिसे हम, या रेवरेंस कह सकते हैं। सो रेस्पेक्टफुल भी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ देखेंगे क्लासेस कैसी, जो कि जिन्हें हम रेस्पेक्ट फील कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, नहीं, ये वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है। देखिए रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टेड एंड रेस्पेक्टेबल, सारे वर्ड हमें सेम ही लग रहे हैं, लेकिन रेस्पेक्टफुल का मतलब होता है फीलिंग और शोइंग रेस्पेक्ट। अब रेस्पेक्टिव, रेस्पेक्टिव जो वर्ड है ना, ये थोड़ा यहाँ पर अलग होता है, रेस्पेक्टिव। अब देखते हैं रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्टेड मतलब क्या होता है, आदरणीय हम कहते हैं, है ना, रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, या रेस्पेक्टेड जजेस या गेस्ट, इस तरीके से, मतलब कि आदरणीय। सो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये भी नहीं होगा। रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं रेस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी, ऐसे लोग सोसाइटी के जो रेस्पेक्टेबल है, जिनकी रेप्यूटेशन अच्छी है, जो रेप्यूटेबल है। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो सारे जो है ये रेस्पेक्ट से या रेपुटेशन से रिलेटेड वर्ड है, लेकिन ये जो रेस्पेक्टिव होता है, इस रेस्पेक्टिव का वर्ड का जो मीनिंग होता है, ये होता है रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, या कह सकते हैं चीजें। अब रिलेटेड, आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेस्पेक्टिव मतलब रिलेटेड टू, रिलेटेड टू मतलब बोला जा रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स है ना, ये अपनी अपनी क्लास में, उनकी जो क्लास थी उनसे जो रिलेटेड क्लास थी उस क्लास में चले गए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा रेस्पेक्टिव। यहाँ रेस्पेक्टफुल भी एलिमिनेट हो जाएगा, इट शुड बी रेस्पेक्टिव। रेस्पेक्टिव मतलब अपनी अपनी पर्टिकुलर क्लास जो उनसे रिलेटेड थी, जिस स्टूडेंट की जो क्लास थी, है ना, कनेक्टेड रिलेशन था जिससे, या जिसकी जो क्लास थी उस क्लास में स्टूडेंट्स चले गए अपनी अपनी क्लास में। तो यहाँ पर ये जो रेस्पेक्टिव है, भले ही यहाँ रेस्पेक्ट वर्ड आता है, लेकिन ये रेस्पेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका जो मीनिंग है स्लाइटली डिफरेंट है, जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू पर्टिकुलर। तो जिस स्टूडेंट से जो क्लास रिलेट कर रही थी, मतलब जिस स्टूडेंट की जो क्लास थी उस क्लास में वो चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन गाइस काफी बार पूछा गया है।
So let's check. The groom stood before the dash. Before the dash. अब ये जो ग्रूम था, ग्रूम मतलब दूल्हा जिसकी शादी हो रही थी, वो खड़ा हुआ किसके आगे, डैश के पहले, एंड ये द आया है, एंड द मैंने बताया जब भी कोई आर्टिकल आ गया मतलब आया है मतलब इसके बाद नाउन आएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल होते हैं ना, द, ए, एंड, ये सारे नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। सो ये डैश के पहले खड़ा हो गया किस लिए, फॉर वेडिंग सेरेमनी एट दी चर्च, मतलब चर्च में वेडिंग सेरेमनी होने वाली थी, तो किस डैश के पहले खड़ा हो गया। सो देखते हैं ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है, किसी चीज को चेंज करना, या हम कह सकते हैं इम्प्रूव करना। जैसे आपने आप कभी कपड़े खरीदते होंगे मॉल से या शॉपिंग मॉल या कहीं से भी, तो आप फिर उसे ऑल्टरेशन के लिए देते हैं। तो ऑल्टरेशन मतलब क्या होता है, चेंज करते हैं उसे, इम्प्रूवमेंट करते हैं उसे, सही करवाते हैं। तो वहीं से ये ऑल्टरेशन का ही वर्ड आया है ऑल्टर। तो चेंज करना, इम्प्रूव करना किसी चीज को, ये तो नहीं होगा, है ना, ये तो कुछ करना, ये तो वर्ब हो जाएगा। एंड ये ग्रूम जो था, ये डैश मतलब यहाँ पर नाउन होना चाहिए। अब नेक्स्ट है ऑल्टर। ऑल्टर मतलब क्या होता है, एक टेबल के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यूज किया जाता है रिलीजियस राइट्स के लिए, जिसे हम कहेंगे अ टेबल लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर रिलीजियस राइट्स। रिलीजियस राइट्स मतलब जो पूजा पाठ, जैसे होता है ना एक टेबल, टेबल पर हम सारे भगवान जी को अच्छे से रख देते हैं एंड देन हम पूजा करते हैं, तो उस टेबल लाइक के स्ट्रक्चर, ये वो ऑलरेडी दीवार में बना होता है, इंटीरियर में बनाते हैं कि ये भगवान जी का ये टेबल रहेगा एंड ये प्लेस रहेगी, इस पर सारे भगवान जी प्लेस किए जाएंगे एंड देन जो भी रिलीजियस राइट्स है, रिचुअल्स है, वो परफॉर्म किए जाएंगे। तो उस टेबल को हम कहते हैं ऑल्टर। स्पेशली ये चर्च के लिए यूज किया जाता है, जिस पर वो चर्च में वो सारे जो रिलीजियस राइट्स होती है उसके लिए। सो ऑल्टर यहाँ पर बिल्कुल नाउन है, क्योंकि ये एक टेबल लाइक का स्ट्रक्चर है जो रिलीजियस राइट्स के लिए यूज किया जाता है। सो यस, सही आंसर ऑल्टर ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है एटिक। एंड एटिक का मतलब होता है हम कह सकते हैं जैसे घर है या कोई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के सामने का जो खुला पार्ट होता है, जैसे आंगन भी आप कह सकते हैं कि आधा पार्ट एक रूफ के अंदर होता है एंड आधा पार्ट खुला होता है, घर का जो आंगन होता है, तो उसे हम एटिक कहते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एटलस, एटलस तो आपको सभी को पता होगा, अ बुक ऑफ मैप्स और चार्ट्स। जो मैप्स, ऐसी बुक जिसमें सारे मैप्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड की दुनिया के मैप्स होते हैं, जो हम बचपन में स्कूल में पढ़ते हैं, जियोग्राफी में पढ़ते हैं, तो उसे हम एटलस कहते हैं। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सो सही आंसर होगा ऑल्टर। ओके, जिसका मतलब होता है एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर जो रिलीजियस राइट्स के लिए, रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एन डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। तो देखिए कैसा डे, अगेन देखिए आर्टिकल आया है तो मतलब कि यहाँ पर नाउन आएगा। एंड ओके, नाउन नहीं आएगा यहाँ पर, देखिए ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है, माय मिस्टेक। एन आया है और यहाँ पर एन के बाद नाउन होता है, पर जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तब ये आर्टिकल को यूज किया जाता है। मतलब आर्टिकल डायरेक्टली नाउन के पहले यूज करते हैं, लेकिन नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तब आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले। जैसे ये जो एन है ना, ये डे यहाँ पर नाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक एडजेक्टिव आएगा। एंड ये जो एन आर्टिकल है ना, ये एन नाउन के लिए ही यूज किया गया है, क्योंकि इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव को आना है। एडजेक्टिव मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन की क्वालिटी बताएगा, नाउन के बारे में बताएगा, इसीलिए ये एन जो होगा ये एडजेक्टिव के पहले। लेकिन ये एन यूज किसके लिए किया है, इस नाउन के लिए, मतलब डे के लिए। तो बोला जा रहा है इट इज एन। अब एन आया है मतलब कि यहाँ पर जो वर्ड आएगा, यहाँ पर जो एडजेक्टिव आएगा, ये कैसा होगा, वोवेल साउंडिंग होगा। मतलब ए ई आई ओ यू जो वोवेल्स होते हैं, इनका जो हिंदी में प्रोनाउंसिएशन साउंडिंग आता है, इस साउंड से शुरू होने वाला हमारा ये वर्ड होना चाहिए। सो देख लेते हैं, सारे ही वोवेल साउंडिंग लग रहे हैं यहाँ पर, तो इस बेस पर आप यहाँ एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर कभी कभार कोई दूसरा डी से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, देखते बराबर ही। लेकिन यहाँ सारे ही वोवेल साउंडिंग दे दिए गए हैं, है ना, काफी चालाकी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। सो देखते हैं, इट इज एंड डैश डे, कैसा डे, टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। अब न्यू बिजनेस शुरू करना है, मतलब काफी अच्छा शुभ दिन देखा जाएगा, अच्छा ही दिन देखा जाएगा। सो ऑडेशियस, एंड ऑडेशियस का मतलब यहाँ पर होता है काफी बोल्ड, है ना, जो बहुत ही बोल्ड होता है, जिसे हम साहसी या आप कह सकते हैं इसे डेयरिंग, बहुत डेयरिंग बाज होता है, काफी बोल्ड होता है, बिल्कुल जिसमें डर ही नहीं होता है, जो बिल्कुल कैसा होता है, फियरलेस होता है। तो ये तो होगा ही नहीं, ऐसा दिन जो फियरलेस हो, जो डेयरिंग हो, नहीं, ये तो इंसान के लिए यूज किया जाएगा ना, इसे एलिमिनेट कर देते। ओकेजनल, ओकेजनल का मतलब क्या होता है, इरेगुलर। जैसे मैंने कहा आई ओकेजनली डू दिस, मतलब मैं ओकेजनली बहुत इरेगुलरली, बहुत कभी कभी ये चीज करती हूँ। तो ओकेजनल डे नहीं। ऑस्पिशियस, यस, ऑस्पिशियस मतलब क्या होता है, बहुत ही शुभ,
बहुत ही फेवरेबल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही राइट, बहुत ही करेक्ट, जिसे या बहुत ही ब्राइट जिसे हम कह सकते हैं, जिसे हम शुभ कहते हैं, जिसे हम मंगल कहते हैं, जिसे हम अनुकूल कहते हैं कि ये दिन बहुत ही अनुकूल है ये चीज करने के लिए, या ये दिन बहुत ही शुभ है। सो यस, सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। लास्ट वर्ड इज ओमिनस, एंड ओमिनस का वर्ड सॉरी, इस वर्ड का मीनिंग होता है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है काफी डरावना, जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे आप डरावना, ये मतलब ऐसा कि जो बहुत मनहूस हो, जो बहुत अशुभ हो, है ना, उसे हम कहते हैं ओमनस, ओमिनस। मतलब थ्रेटनिंग मतलब डराने वाला, मतलब कि बहुत अशुभ हो, कोई कोई चीज अमंगल हो गई, बहुत कुछ गंदा, या कोई मनहूस कहते हैं ना, मनहूस, ये चीज मनहूस थी, ये दिन मनहूस था, आज बहुत बुरा हुआ, या अशुभ, उसे हम अशुभ, मतलब ये ऑस्पिशियस का आप अपोजिट इसे समझ सकते कि ऑस्पिशियस का अपोजिट ओमिनस। ओके, सो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑस्पिशियस। इट इज एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू business. So thank you very much guys. This was all about today's session. Thank you very much. My name is Neelam. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.